सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के गहरे राज खोलने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। ये कहानी है धोखे की, एक बहुत बड़े छुपाए गए सच की, और सबसे जरूरी एक बेटे के जुनून की जो अपने पिता की छीनी हुई विरासत को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे एक आम सा लगने वाला फैसला एक पूरे एम्पायर की किस्मत पलट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे केस की नींव रखता है, जरा सोचिए, एक अलपपति वारिस जिसके पास ऐशो आराम की हर चीज थी, वो अपना छीना हुआ साम्राज्य बिना एक नया पैसा खर्च किए कैसे वापस पाता है। ये आरुष ओबरॉय का मिशन था, और ये कोई आम कॉर्पोरेट टेकओवर बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी शतरंज की चाल थी जिसमें उसने खुद को जानबूझकर सबसे कमजोर प्यादा बनाया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। तो शुरुआत होती है एक अजीब और शक से भरी घर वापसी से। एक तरफ थी आरुष की अमेरिका वाली जिंदगी, वहां उसके आगे पीछे 10 बॉडीगार्ड्स घूमते थे, एक्सट्रीम लग्जरी थी। और दूसरी तरफ जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था, सिर्फ 2-3 गार्ड्स। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके पिता नितिन वहां उसे लेने ही नहीं आए। ये खामोशी खुद में एक इशारा थी कि पीठ पीछे कुछ बहुत ही भयानक हो चुका है। और घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बुआ नताशा ने एक ऐसी खबर दी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला के रख दी। 6 महीने पहले उसके पिता नितिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका खून किया गया था। और ये सच आरुष से इसलिए छुपाया गया ताकि उसे उन्हीं कातिलों से बचाया जा सके। किसी भी बेटे के लिए ये जानना कि उसके पिता के कातिल बेखौफ घूम रहे हैं, सच में तोड़ देने वाला था। यहां से उसकी पुरानी यादें और एक नया मिशन आकर लेने लगता है। दरअसल नितिन का अपनी बहन को दिया गया आखिरी संदेश सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये एक बेबस पिता का अपने अकेले बेटे को अनजान दुश्मनों से बचाने का आखिरी डेस्परेट कदम था। नितिन बखूबी जानते थे कि उनके आने पास गद्दार बैठे हैं। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका छोड़कर यहां आए और दुश्मनों का अगला शिकार बन जाए। लेकिन आरुष ने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, बल्कि अपने पिता की सबसे पहली और सबसे खास कामयाबी, द N.A. ओबरॉय 5 स्टार होटल को बचाकर रहेगा। क्योंकि ये होटल अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रह गया था, ये उस पूरे धोखे का, उस कॉन्स्पिरेसी का एपिसेंटर था, जहां से ये सारी साजिश रची गई थी। और यहीं से शुरू होता है उसकी प्लानिंग का सबसे खतरनाक और टैक्टिकल हिस्सा, एक भिखारी का भेष। ध्यान दीजिए, बिना किसी दुश्मन की नजरों में आए सच्चाई जानने का एक ही तरीका था, अपनी पहचान मिटाना। अपनी सारी दौलत, वो महंगे कस्टम सूट्स और लग्जरी को एक तरफ रखकर आरुष ने राहुल वर्मा नाम के एक गरीब सड़क छाप इंसान का रूप ले लिया। फटे हुए कपड़े, टूटी चप्पलें और एक पुराना झोला, ताकि वो अपने ही 5 स्टार होटल के ग्राउंड जीरो पर बिना किसी शक के ऑब्जर्व कर सकें। ये कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं था। उसका इन्फिल्ट्रेशन प्लान एकदम नापतोल कर बनाया गया था। पहले दिन वो सिर्फ होटल के दरवाजे पर भटकता रहा। दूसरे दिन उसने अंदर आकर बुकिंग होने का दावा किया, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए और वो उनका रिएक्शन देख सके। और तीसरे दिन तक उसने वक्त बिताया और वहां के स्टाफ को बारीकी से ऑब्जर्व किया। इसे कहते हैं एक एब्सोल्यूट बॉटम अप अप्रोच। और जो उसने नोटिस किया वो सच में चौंका देने वाला था। उसके गेट पर पहुंचते ही गार्ड्स ने ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसे धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की। अंदर गया तो रिसेप्शनिस्ट विनोद सिन्हा इतना एरोगेंट था कि उसने सिस्टम में नाम तक चेक करने से साफ इनकार कर दिया। और वहां का मैनेजर, उसने मिलने तक की जरूरत नहीं समझी। ये सारे क्लूज थे जो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि ये पूरा सिस्टम अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। अब यहां हमें 1 मिनट के लिए रुकना चाहिए। सोचने वाली बात है ना, एक शानदार 5 स्टार होटल का स्टाफ जानबूझकर अपने ही गेस्ट्स को जलील क्यों करेगा? एक ऐसी जगह जो इज्जत और हॉस्पिटैलिटी के नाम पर जानी जाती थी, वहां के एम्प्लॉइज अपने ही बिजनेस की ऐसे धज्जियां क्यों उड़ा रहे थे? इस अजीब बर्ताव के पीछे एक पूरी साजिश थी। आइए देखते हैं ये साबोताज कैसे सामने आया। अगर हम ऑक्यूपेंसी के इन आंकड़ों को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। नितिन के सुनहरे दौर में यहां रोजाना करीब 350 गेस्ट आते थे, लेकिन इस नए मैनेजमेंट के आते ही ये नंबर सीधा 100 पर आकर गिर गया। भाई, इतनी बड़ी गिरावट कोई कोइंसिडेंस या आम बिजनेस लॉस नहीं हो सकती। ये साफ सबूत था कि होटल को एक सिस्टम के तहत जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है,
ताकि इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए। और सिर्फ नंबर्स नहीं, जमीन पर भी ये तबाही बिल्कुल साफ दिख रही थी। नितिन के टाइम पे स्टाफ अपने गेस्ट्स की पूजा करता था। हर एक फैसिलिटी चमकती हुई होती थी। पर नए मैनेजमेंट यानी इस नए पार्टनर सिंघानिया के अंडर स्विमिंग पूल्स गंदे पड़े थे, वाईफाई डिसेबल था और रूम सर्विस का तो जैसे वजूद ही नहीं था। एक परफेक्टली चलते बिजनेस को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा था। पर इस पूरे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जरूर थी, शिल्पा वर्मा। ये नितिन के वक्त की एक पुरानी और बेहद लॉयल वेट्रेस थी। जिस वक्त बाकी सारा स्टाफ भिखारी बने आरुष को धुतकार रहा था, शिल्पा ने आगे बढ़कर उसे पानी दिया और बहुत ही इज्जत से बात की। यही वो अकेली इंसान थी जो इस सड़ी हुई जगह में ठीक थी, और यही शिल्पा आगे चलकर आरुष का सबसे बड़ा और जरूरी इनसाइड सोर्स बनने वाली थी। अब आरुष का गेम प्लान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। उसने 3 मस्ट मूव्स खेले। पहला, शिल्पा को अपना सच बताकर उसका भरोसा जीतना। दूसरा, उसी के इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से असली मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई करना, जो कि उसके पिता का पुराना पार्टनर अभिषेक सिंघानिया निकला। और तीसरा, सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसने ये पता लगाया कि सिंघानिया इस होटल को इसलिए मिट्टी में मिला रहा है ताकि वो इस जमीन पर एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खड़ा कर सके। अब वक्त आ चुका था दी अल्टीमेट रिवील का, जहां सारी छुपी हुई सच्चाई बाहर आने वाली थी। उसने रिटेलिएशन का जो प्लान बनाया था वो एकदम मूवी लेवल परफेक्शन था। पहले उसने अंदर ही अंदर सिंघानिया के सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के पक्के सबूत इकट्ठे किए। फिर उसने सही वक्त का वेट किया, ठीक उस दिन का जब सिंघानिया कुछ बड़े जर्मन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। और तभी मीटिंग रूम के दरवाजे खुलते हैं और आरुष 20 फुली आर्म्ड बॉडीगार्ड्स के साथ धमाकेदार एंट्री लेता है और अपनी असली पहचान सबके सामने रख देता है। उस बोर्ड रूम में एक सिंपल सा नंबर रखा गया जिसने सिंघानिया के होश उड़ा दिए, 100। आरुष के फैमिली लॉयर ने ऐसे पक्के डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंके जो ये साबित करते थे कि आरुष के पास इस होटल की पूरे 100% ओनरशिप है। उसका पिता अकेला मालिक था। सिंघानिया का वो फेक मॉल बनाने का पिच एक ही सेकंड में हवा हो गया। इस मास्टर स्ट्रोक का असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। ये सब धोखाधड़ी देखकर जर्मन इन्वेस्टर्स तुरंत वहां से निकल गए। पुलिस वहां पहले से रेडी थी और आरुष के जमा किए हुए सबूतों के बेस पर उन्होंने अभिषेक और उसके बेटे दोनों को हथकड़ी पहना दी। और हाँ, वो सारा एरोगेंट करप्ट होटल स्टाफ जिसने आरुष को बाहर फेंका था, उन्हें एक झटके में फायर कर दिया गया। गेम ओवर। तो इस तरह आरुष ने ना सिर्फ अपना साम्राज्य वापस छीना, बल्कि उस होटल की वो पुरानी 5 स्टार शान भी वापस लौटा दी। उसने शिल्पा जैसे ईमानदार स्टाफ को बढ़ावा दिया। ये मिशन कभी भी सिर्फ पैसे के बारे में था ही नहीं, ये बात थी अपने पिता की लेगेसी को उनके उसूलों के साथ जिंदा रखने की। और ये जज्बाती सफर एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर अंजाम तक पहुंचता है। आरुष और शिल्पा की शादी, ये इस बात को बिल्कुल परफेक्टली प्रूफ करता है कि असली इंसान की पहचान तब होती है जब दूसरे के पास देने के लिए कुछ ना हो। शिल्पा ने एक फटेहाल भिखारी की मदद की थी, ना कि किसी बिलियनेयर की। ये दिखाता है कि सच्ची ईमानदारी और थोड़ी सी दया बड़े से बड़े लालच और करप्शन को हरा सकती है। तो अपने इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात, जब कोई इतनी बड़ी विरासत छीन ली जाती है तो क्या असली इंसाफ सिर्फ एसी वाले बोर्डरूम में पेपर साइन करके मिलता है, या फिर भेस बदलकर सड़क पर उतरकर जमीनी हकीकत से रूबरू होने से? आरुष की कहानी यही बताती है कि पावर सिर्फ दौलत में नहीं, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने में है। ये एक ऐसा लेसन है जो शायद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।